करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हिंदुस्तान का दिल यानी कि मध्य प्रदेश और एमपी के विधानसभा चुनाव इस बार बहुत रोचक हैं, बहुत रोमांचक हैं। माना जा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने जो बम्पर मतदान किया है उसने एक कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा कर दिया है। कोई भी ऐसा बड़ा एनालिसिस अब तक निकल कर नहीं आ पा रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर होने क्या वाला है, बनने वाली है किसकी सरकार और किसका दिखाई देने वाला है बोलबाला। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनाव एक्सपर्ट के साथ, इलेक्शन एक्सपर्ट जो कि हमें ये बताएंगे कि किन मुद्दों के आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति की हवाओं का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है और वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर जनता ने अपना बम्पर मतदान किया है, अपना वोट तय कर दिया है, जो कि अब ईवीएम मशीनों में कैद है। और हर किसी को इंतजार है 3 दिसंबर की तारीख का, जिस दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होगा वोटों की गिनती का क्रम और सामने निकल कर आएंगे सिलसिलेवार तमाम चुनाव परिणाम। आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ेंगे प्रदेश के जाने माने इलेक्शन एक्सपर्ट और इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर महारत हासिल कर चुके डॉक्टर शैलेंद्र सयाल जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, वैसे तो इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी की कमान संभालते हैं, लेकिन राजनीति की तासीर को बहुत करीब से देखते हैं। बात चाहे सर्वे की हो, एग्जिट पोल्स की हो, ओपिनियन पोल्स की हो या फिर पब्लिक वॉइस को आगे पहुंचाने की हो। डॉक्टर शैलेंद्र जी लगातार इस पर काम करते हैं और 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन क्या है हिंदुस्तान के दिल एमपी को लेकर, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र जी, मैं ज्यादा आपके बारे में बताऊं, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज का रोल क्या है, किस तरह से आपको लगता है कि आप जैसे जो तमाम यंग इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं वो किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इश्यूज की स्टडी करते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, और क्या ऑब्जर्वेशन आपका होता है और व्हाट एग्जैक्टली आपकी कार्यप्रणाली आप तय कर पाते हैं? इलेक्शन मैनेजमेट एजेंसीज का काम तब से शुरू हो जाता है जब साल भर पहले से जब आप फील्ड में जाते हैं, कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज हमें कांटेक्ट करती हैं और वो कहते हैं कि आप पहले हमारे लिए सर्वे करके हमें बताएं कि फील्ड में क्या चल रहा है हमारे लिए, हमारा जो 4 साल का कार्यकाल है, जो 4.5 साल का कार्यकाल है, उसमें क्या काम हुए हैं, क्यों लोग नाराज हैं, क्यों लोग खुश हैं, कितनी स्कीमें नीचे तक पहुंची हैं, क्रियान्वयन हुआ है। तो ओवरऑल एक हम सर्वे करके डेटाबेस बनाते हैं और उस पर हम कैंडिडेट को बताते हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी को कि ऐसा चल रहा है, ऐसी लहर है या ऐसे वातावरण है आपके फील्ड में, आपके विधानसभा में, और ये सारे पॉइंट्स हैं जिसपे आपको काम करना है। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में कि इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज तो इन इश्यूज को तय करती है और एक पब्लिक फीडबैक रिपोर्ट पहले प्राइमो फेसी तैयार करती है, लेकिन जब इलेक्शन एक्टिव मोड में आ जाता है तब ये एजेंसीज किस तरह से अपना रोल तय करती है और सोसाइटी में कैसे इस स्टडी को जो है अंजाम दिया जाता है? तो ये जो एजेंसीज हैं, सबसे पहले तो इनका फोकस सोशल मीडिया पे रहता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर आधारित हो गया है। और फील्ड पे जो संगठन है या कार्यकर्ता हैं वो लोग काम करते हैं। लेकिन हालांकि अभी कुछ सालों में देखने में आया है कि इन एजेंसीज ने अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ा लिया है। और उस स्कोप ऑफ वर्क में इन्होंने क्या ऐड कर लिया है कि जो काम संगठन या कार्यकर्ता करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, वो अब इन एजेंसीज के मार्फत किया जा रहा है। क्योंकि इनको टारगेट्स दिए जाते हैं और इनको बताया जाता है कि भाई क्योंकि पेमेंट हो रहा है एजेंसी, वो प्रोफेशनली काम कर रही है, तो उनको डिलीवरी करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस ने जिस एजेंसी को हायर किया था, उन्होंने फील्ड पे काम किया, सरकार की जो स्कीमें थी वो लोगों तक ले गए, जो कि काम कार्यकर्ता या संगठन का रहता है। लेकिन अब ये एजेंसीज वहां उस लेवल तक इन्वॉल्व हो गई हैं। लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए कि ये एजेंसीज इन कार्यकर्ताओं या संगठन को रिप्लेस करती हैं। चलिए, बड़ी बात है, राजनीति नहीं करती एजेंसीज, लेकिन राजनीति का तौर तरीका क्या हो, क्या डायरेक्शन हो राजनीति की, वो जरूर तय करने के लिए अपनी एक निर्णायक भूमिका निभा रही हैं इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज। और एमपी में जब बात होती है, डॉक्टर शैलेंद्र जी का नाम आता है तो ये तय हो जाता है कि मुद्दों के आधार पर एक पब्लिक फीडबैक की रिपोर्ट उन्होंने भी तैयार की है। और अब जब यहाँ पर काउंटिंग को कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बाद जब हम पॉलिटिकल एनालिटिक्स आपके सामने रख सकते हैं, क्या पॉलिटिकल एनालिसिस है इलेक्शन 2023 का, ये जानने की बारी आ गई। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, ऐसा देखा गया कि ये चुनाव ऐसे थे कि मुद्दे कम थे, चेहरे ज्यादा थे, और बार बार हमने देखा कि सियासी समीकरणों का गुणा भाग भी बदल रहा था। क्या आपने भी महसूस किया एमपी के विधानसभा इलेक्शन को लेकर आपकी पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है?
देखिए, इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से बहुत अलग रहा जी, और इसका किसी के लिए भी आप देखेंगे एनालिसिस करके रिजल्ट बता देना पहले से कि किस ओर हवा बह रही है या किसकी सरकार आ रही, काफी मुश्किल था। और उसके कई सारे कारण हैं। राइट। सबसे पहला कारण तो ये था कि 2020 में जो जिस तरीके से सरकार गई, सिंधिया जी और उनके साथी विधायक गए भाजपा में, तो उसके बाद से ये समझ आना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ता भी गए थे, संगठन के लोग भी गए थे, कौन किसकी तरफ से काम कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। जी। दूसरा, एक बात चली मीडिया में और हर जगह की एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन हम लोग के सर्वे में ये आया कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा फटीग है लोगों में। क्योंकि भाजपा इतने सालों से, इतने वर्षों से, लगभग 20 सालों से यहाँ पर है और एक शिवराज सिंह जी इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों को चेंज चाहिए। तो ये जरूर था कि फील्ड में, ग्राउंड में हमने जब देखा तो चेंज की लहर थी, परिवर्तन की लहर थी। जी। फिर उस फटीग से लड़ने के लिए किसी के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। हमने देखा कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री यहाँ इंदौर में आके या जगह पे आके जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने मीटिंग की। जी। प्लस इसके बाद जो आपका हिंदुत्व का एजेंडा है या नॉर्मल जो आपका राष्ट्रवाद का चलता है, विचारधारा की जो बात होती है, इस चुनाव में उसका प्रभाव रहा, लेकिन बहुत कम रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इस बार कांग्रेस ने भाजपा की पिच पे खेल खेला है, हिंदुत्व की पिच पे। अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी से लेके बाकी इंदौर तक के सारे विधायक, इन्होंने लगातार धार्मिक आयोजन किए जिसमें बहुत भीड़ आई और सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पर कांग्रेस ने काम किया। बहुत ज्यादा। तो उस वजह से भाजपा को बहुत बड़ा चैलेंज आया। और हम लोग को सर्वे में जब हम लोग करते थे तो लोगों को ये कहता, लोगों का ये मत था कि भाई कांग्रेस भी तो ये सब करवा रही, और हमें बीजेपी से भी ये फीडबैक मिल रहा था कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है, जिसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हिंदुत्व का एजेंडा हो या फिर राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे ले जाने की बात हो, लेकिन सर्वे एजेंसीज भी यहाँ पर हैरान थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो ट्रैक बदला था वो सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर जब उतरी तो पब्लिक भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग जो है अपना वर्डिक्ट देने लगी थी। बहरहाल ये तमाम सर्वेज अब हो चुके हैं, जनता का जो मत है वो अब ईवीएम मशीनों में कैद है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिक्का फिलहाल हवा में है, हेड आएगा या टेल ये कह पाना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन मुझे भी यहाँ पर बेहतरीन नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने देखा शैलेंद्र जी कि इस बार बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे, दिग्गज नेताओं को जब मैदान में उतार दिया, तो ये कौन सी रणनीति का हिस्सा थी और आपका पॉलिटिकल एनालिसिस इस पर क्या बनता है? जब बड़े चेहरे, दिग्गज नेता, हैवीवेट्स फेसेस जब सामने आ जाएं, तो स्टार फेसेस के सामने क्या परंपरागत चेहरों को चुनौती दे पाते हैं वो? देखिए, ये तो भाजपा का आंतरिक मामला है, मैं उससे उनके साइड से बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरी समझ है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मध्य प्रदेश संघ और भाजपा का एक लैब रहा है जब से भारतीय जनसंघ यहाँ पे रहा और आगे बढ़ा। जी। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकल जाए। 2018 में भी हमने देखा जब मध्य प्रदेश उनके हाथ से फिसल गया, तो एक तरह की बौखलाहट थी भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। तो सब, और उन्होंने इस बार देखा कि फाइट बहुत तगड़ी है मैदान में, तो उनको लगा कि हम पहले तो बड़े चेहरे उतारें, अब आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा। बड़े चेहरों के उतरने से ये होता है कि जितना भी अपोजिशन होता है सेम पार्टी के अंदर, कोई एक विधानसभा है जहाँ पे एक ही पार्टी के 4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, उसको वो बहुत अच्छे से कोप कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि ये सब लोग जीत जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह जी भी चुनाव लड़े हैं, इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री तो बन ही जाएगा, लेकिन बाकी सब लोग इतने वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के अंडर काम करना चाहेगा, वो भी केंद्र की राजनीति करने के बाद। जी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सीटें खाली होंगी और मेरा मानना है कि इस पे उपचुनाव होगा। यदि भाजपा सत्ता में आती है तो उसके लिए फिर ये उपचुनाव मैनेज करना थोड़ा आसान रहेगा, तो वो टिकट, वो सीटें वो फिर से अपने पास ले आएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये भी रणनीति के आगे की रणनीति है, जिसका यह कहा जाए कि पर्दे के पीछे की जो बात है, बिहाइंड द कर्टन्स जो स्ट्रैटेजी है, उसको यहाँ पर ओपन किया है डॉक्टर शैलेंद्र जी ने, और लगातार हमें बता रहे हैं कि सियासी तौर पर ये जो चुनाव था एक बेहतरीन केस स्टडी भी बनकर आया है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाई है, जैसे कांग्रेस का बीजेपी के ट्रैक पर आकर चुनाव लड़ना और बीजेपी का अपने हेवीवेट्स को आगे कर देना, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति थी। मुकाबला इतना रोचक और रोमांचक था, जिस तरह से क्रिकेट में आखिरी गेंद तक जो है स्कोर कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ ऐसा ही ये चुनाव भी क्रिकेट की भांति ऐसी तासीर को पकड़ता नजर आया। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शैलेंद्र जी। एक सवाल मेरे जहन में था, बीजेपी के पास एक बड़ा गेम चेंजर, एक बड़ा हथियार था लाडली बहना स्कीम, और कांग्रेस काउंटर में ले आई थी नारी सम्मान योजना। आपको लगता है ये इलेक्शन जो था
वुमेन सेंट्रिक भी हुआ और लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान, ये फैक्टर भी चला। ग्राउंड पर आपने क्या एनालिसिस, क्या रिपोर्ट तैयार की? देखिए, ग्राउंड पे हमको ये समझ आया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला चुनाव पूरा विमेन सेंट्रिक लड़ा जी, महिलाओं के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। दूसरा, जब हम लोग गांव-गांव गए या कुछ विधानसभा हम लोग ने विजिट की तो हमें वहाँ ये समझ आया कि लाडली बहना योजना का अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पे देखा हम लोगों ने। कुछ जैसे स्कीमें और हैं केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, उनका उतना प्रभाव नहीं था जितना इसका प्रभाव था। बिल्कुल, एक तो चलते चुनाव में उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, कांग्रेस नारी सम्मान योजना लाई है, उसका भी हमें ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला कि क्योंकि उसमें भी कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया है कि जनवरी से उसमें पैसा आने लगेगा। अब लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि a bird in the hand is worth two in the bush। Exactly। तो लोग को लगा कि अभी जो अभी हाथ में हमारे पास आ रहा है, हम उसका साथ दें। लेकिन जिस तरीके की परिवर्तन की लहर है, ये तो हमने देखा कि परिवर्तन लोग चाहते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों को लगे कि चलो अभी तो हम पैसा हमें आ ही रहा है और जनवरी से तो कांग्रेस देगी तो वोट उनको भी दे दी। लेकिन हमने इसमें एक तीसरा एंगल भी देखा। जब हमने अर्बन सीट्स को विजिट किया जी, तो वहां पे जो मध्यम वर्गीय लोग थे या जो टैक्स पेयर हैं, उनको इस बात का बहुत ज्यादा मतलब उनको इस बात से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है कि उनका टैक्स का पैसा इस तरीके से सरकारें बांट रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वहां भी हमने कुछ वोट स्प्लिट होते हुए देखे। ओके। तो अब इसी वजह से दोनों पार्टियां या जितने भी लोग हैं वो कोई भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि सरकार हमारी आ रही है। लेकिन बीजेपी बहुत सुपर कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है बीजेपी को कि ये जो बम्पर वोटिंग हुआ है, मैं एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी से जब बात कर रहा था, डॉक्टर शैलेंद्र जी, तो मुझे वो बता रहे थे कि यदि सुबह की घड़ी में बम्पर मतदान हो जाए तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, और अगर वही वोट 2 बजे से 6 बजे के स्लॉट में हो जाए तो वो फिर सरकार के लिए जो है फायदे का सौदा साबित होता है, यानी कि सरकार के कामों से सेटिस्फैक्टरी वोट होता है। आपका एनालिसिस क्या है? क्या वाकई में ऐसा कुछ था? एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी के बीच का कोई फैक्टर भी काम कर रहा था? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और मैं इस पे 2 चीजें बताना चाहूंगा कि पहले तो हम लोग ने जब देखा कि ये एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और हमें लगा कि हाँ ये है, लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश के जो कुछ प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि माहौल चेंज हो रहा है और ये एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो रही है। और हो सकता है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो शिवराज सिंह जी को इसका फायदा मिलेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो हम लोग ने देखा कि इस बार 1.52% वोटिंग परसेंटेज ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बढ़ा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 5 साल बाद आपके वोटर ज्यादा होते ही हैं। बिल्कुल। तो फिर कहा गया कि भाई महिलाएं जो हैं, लगभग 18 लाख महिलाएं वोटर जो हैं उन्होंने ज्यादा वोट किया है। ओके। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब आप इस आंकड़े के अंदर और जाइए। बिल्कुल। कुल महिला मतदाता जो है वो 31 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ी, लेकिन उसमें से मात्र 18 लाख महिलाओं ने वोट डाले। ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। एग्जैक्टली। इसके अंदर आप और जाइए जी, जो ये आंकड़ा है, जो ये ज्यादा बता रहे हैं, ये दोनों पार्टियां बोल रही हैं कि हमारे लिए हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन इसमें 35 सीट वो हैं जहां पे महिलाओं के जो वोट हैं वो पुरुषों से ज्यादा रहे। लेकिन वो 35 सीट कहाँ है? 24 सीट विंध्य रीजन में। ओके, राइट। 7 सीट महाकौशल में है। ओके। और बाकी बची सीट भोपाल और आसपास मध्य क्षेत्र में। जी। तो इसलिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि ये जो महिलाओं का मत रहा है वो किसके पक्ष में गया है। मतलब यहाँ भी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। कंफ्यूजन कारण क्या है कि आपने लाडली बहना से उनके अकाउंट में पैसे तो डाले, आपने बोला कि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो परिवार है वो अपने मतलब वो जो महिला है वो अपने परिवार की मुख्य वो नहीं है जो पैसा कमा रही है, मुख्य सदस्य नहीं है। मुख्य सदस्य उनके पुरुष हैं। बिल्कुल। और यदि उनको दिक्कतें आ रही हैं तो ठीक है, वो पैसा तो रख लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको वोट दें। बहुत बड़ी बात बोली, और शायद यही लीडरशिप का सही मायने भी होते हैं कि एक परिवार का जो गठन होता है उसमें पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा पुरातन काल से चली आ रही है। ऐसे में यदि महिलाओं का दिल बीजेपी ने जीत भी लिया तो कहीं ये चोट पुरुष ना कर दें, ये डर भी लगातार बना हुआ है। बहरहाल प्रदेश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर शैलेंद्र सयाल जी, जो कि हमें लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो चुनाव है ये सियासी गुणाभाग से ज्यादा सीधे तौर पर कहें तो जमीनी स्तर पर तैरने वाले जो मुद्दे हैं और जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं और विपक्षी दल के जो वादे हैं उनके बीच का एक घमासान भी है। आगे बढ़ते हैं शैलेंद्र जी, एक सवाल मेरे आपकी बातों से जहन में आया। ये जो चुनाव था, पहले ऐसा नजर आ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ का चुनाव है, फिर धीरे धीरे बीजेपी की एक टीम खड़ी हो गई जिसमें प्रधानमंत्री बहुत आगे आ गए और बीजेपी ने एक नारा दिया, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी।
और कमलनाथ जो है अपने वचन पत्र के आधार पर डटे रहे, अड़े रहे। क्या आपको लगता है ये काउंटर कर पाएगा एक दूसरे को? क्योंकि मोदी की एंट्री से जो है फ्लश आउट होता हुआ कई सारे इश्यूज जो है नजर आते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं इस पे सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो अभी पिछले चुनाव देखे हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो उनमें जो मुख्य मुद्दे भाजपा की तरफ से रहते हैं वो प्रमुखता पे रहते हैं विचारधारा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। करेक्ट। यदि आप देखें तो इस चुनाव में उनका प्रभाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत कम रहा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, उन्होंने जिस तरह की तैयारी की और जिस तरह का मैंने उनका मीडिया मैनेजमेंट देखा, वो सही में काबिले तारीफ तो था, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने कई जगह चेकमेट कर दिया। ये बिल्कुल था। लेकिन अब भाजपा भी समझती है कि उसको ये चुनाव जीतने से मतलब है, क्योंकि वो 2 पिछले चुनाव लगातार हार चुकी है, कर्नाटक और हिमाचल का। तो और अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो एक बहुत ही गलत सिग्नल जाएगा, स्पेशली जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहां के लिए एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जो मुझे ही समझ आया इस चुनाव में, ये जो मेन मुद्दे रहते हैं राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या बाकी विचारधारा, ये सब चलने के बजाय इस बार ये चला है मुद्दा कि जिस आदमी की एक्चुअल जमीनी पकड़ है वो चुनाव जीत के लाएगा। और इसीलिए भाजपा और आप कांग्रेस में देखिए, सीटों को लेके, टिकटों को लेके इतनी माथापच्ची हुई, उन्होंने टिकट बदले भी, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि मुझे ये आदमी चुनाव जिता सकता है, ये मुद्दा चुनाव नहीं जिता सकता। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और फटीग के माहौल में आपको जो कैंडिडेट है उस पर पूरा डिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ना पड़ता है। भंवर में से निकल के आना था जीत के रास्ते को। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ पर सुंदर एक जवाब दिया है। और यही खूबी होती है कि जब इलेक्शन को आप केस स्टडी के तौर पर लेते हैं, चुनावी प्रबंधन को जब आप उसके तमाम सद्गुणों को, अवगुणों को नापते तोलते हैं और मूल्यांकन तैयार करते हैं, तो वाकई में कहा जाता है कि जो सच है वो निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगता है। शायद यही वजह है कि चुनाव को जब हम बाहरी तौर पर देखते हैं तो मुद्दे, चेहरे, ये तमाम चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब पर्दे के पीछे का खेल देखा जाता है तो यहाँ पर रणनीति, सूझबूझ और कूटनीति की काट भी दिखाई पड़ती है। डॉक्टर शैलेंद्र जी लगातार हमारे साथ हैं। इस चुनाव में आपको क्या लगता है शैलेंद्र जी, जिस तरह से ओपीएस की भी बात कांग्रेस लगातार लाई थी और कर्मचारियों और शासकीय वर्ग का दिल जीतने की कोशिशें जो है कांग्रेस करती नजर आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी हर बात पर काउंटर करते नजर आए। कुछ चीजें कांग्रेस के वचन पत्र को भी बीजेपी ने अपनी योजनाओं में तब्दील करके करारा जवाब राजनीतिक तौर पर दिया। आप क्या महसूस कर पाए जब आप ग्राउंड पर थे? आपने क्या देखा था कि क्या शासकीय कर्मचारियों का जो बड़ा वोट बैंक होता है वो ओपीएस के फेवर में जाता आपको दिखाई पड़ा? जी, हम लोग की टीम में जब चुनाव के उपरांत हम लोग ने बात की लोगों से, कई कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की पूरे प्रदेश में, तो हम लोग को ये समझ आया कि उन्होंने एक तरफा ओपीएस के लिए वोट तो किया है। अब यदि उनके नंबर्स ले लें और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके भी नंबर्स ले लें, लेकिन वो नंबर्स इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं कि सरकार तो वो इतना इम्पैक्ट कर पाए, मैंडेट इतना बड़ा नहीं। हाँ, अब कांग्रेस को ये जरूर लग रहा है कि हमारे पक्ष में आए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इस पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। यदि आप पिछले 40-50 सालों का चुनाव के नतीजे देखें तो आपको ये दिखने में आएगा कि यदि वोटिंग परसेंटेज 3% से ज्यादा बढ़ा है तभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। उससे यदि कम है वोटिंग परसेंटेज तो ऐसा नहीं है। यदि आप 2018 का चुनाव देख लें तब वोटिंग परसेंटेज 3.5% बढ़ा था, प्लस था। और दिग्विजय सिंह जी के टाइम अगर आप 2003 का चुनाव देखें रिजल्ट, तो उस समय 7.5% या 7% के करीब मतदाता, मतलब वोटिंग परसेंटेज, एंटी इनकम्बेंसी था, बिजली नहीं थी और सड़कों की उस समय कई सारे मुद्दे थे। और लेकिन इस बार सिर्फ 1.52% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। कई सारी सीटों पे वोटिंग परसेंटेज तो घट गया है एक्चुअली। तो अब तो नतीजे आने पे ही पता चलेगा कि क्या होता है। कई सीटों पर डाउटफुल स्थिति है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को दिया जाता है। तो इस बार बैटिंग पिच पर बीजेपी है, तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, अब तक के अपने जर्नलिज्म करियर का ऑब्जर्वेशन और निचोड़ जब मैं देखता हूं तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, ऐसे संकेत भी धुंधले यहाँ पर इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर अभी कोई भी कहना, टिप्पणी करना बहुत नाइंसाफी होगा, क्योंकि जनता का जो मत है वो 3 दिसंबर की सुबह ही बाहर निकलना शुरू होगा। लेकिन एक धुंधली तस्वीर को जब हम उकेरने की कोशिश करते हैं तो इस बेनिफिट ऑफ डाउट में बीजेपी मुझे पर्सनली आगे नजर आती है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र जी कितना जो है मुझसे सहमत होंगे। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। जी। मुझे थोड़ा सा बीजेपी को मैं एज दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास और जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति ने काम किया है उससे लग तो रहा है। दूसरी बात आप इसमें ये देखिए कि बीजेपी को थोड़ा अर्ली मूवर एडवांटेज भी मिल रहा है। जहां कांग्रेस ने आखिरी तक वो टिकट बदली करते रहे, अपनी रणनीति बनाते रहे, हालांकि उनका भी काम अच्छा था, लेकिन बीजेपी को काफी लीड टाइम मिल गया था। उस वजह से उन्होंने जो नाराज कार्यकर्ता थे या संगठन के नाराज लोग थे
उन्होंने काफी हद तक लोग को मना लिया और जो एंटी इनकम्बेंसी या जो फटीग हो रहा था वो भी उन्होंने काफी उसको कंट्रोल किया। वोटिंग के दिन हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी, जब मैं कुछ सीटों पे देख रहा था जहां पे 80% के ऊपर वोटिंग हुई है। जी। हम लोग की खासा नजर थी उन सीटों पे। पता चला है कि आखिरी समय तक लोगों ने राष्ट्र हित के नाम पे भी वोट डाले। बिल्कुल ठीक है। तो वो डेफिनेटली वो बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा के वोट से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा की तरफ थोड़ा सा नतीजा झुक सकता है। चलिए, परछाई जरूर यहाँ पर चुनाव नतीजों की दिखाई देने लगी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जनता बड़ी समझदार है, ये पब्लिक सब कुछ जानती है और जब अपना फैसला सुनाती है तो कहा जाता है कि जनता की अदालत में केवल और केवल जनता जनार्दन को ही ऑर्डर कहने का पूरा हक और अधिकार है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शैलेंद्र जी, मेरे मन में एक सवाल आया है कि इस बार बागियों की भूमिका भी बहुत हद तक उभर कर आई है। हम निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, जैसे बुरहानपुर से बीजेपी के बागी हर्षवर्धन सिंह चौहान, धार से बीजेपी के ही बागी राजीव यादव, कांग्रेस के बागी कुलदीप बुंदेला, इधर कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू आलोट से, महू में अंतर सिंह दरबार कांग्रेस के बागी। ये बागियों का भी बोलबाला रहेगा क्या? क्योंकि जब हम बॉर्डर लाइन मेजोरिटी के आसपास देखते हैं दोनों दलों को, तो इन दलों को खींचना होगा इन बागियों को अपनी तरफ। तो आपको इनकी भूमिकाएं कितनी मजबूत और कितनी निर्णायक नजर आती है? देखिए, ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पिछले चुनाव के रिजल्ट देखें तो जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी तो 162 ऐसी सीटें थी जहां पे स्विंग हुए थे वोट्स, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। जबकि बीजेपी की तरफ जो वोटिंग परसेंटेज था वो ज्यादा था, वो इंक्रीज था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। इस बार भी वैसा ही कुछ माहौल हो रहा है। 160 सीटें हैं जहां पे बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस का सीधे मुकाबला है। और बाकी बची 70 सीटों पे या तो निर्दलीय खड़े हैं या त्रिकोणीय मुकाबला है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कि ये किस तरफ झुकेगा, कौन जीतेगा, कौन किसके कितने वोट काटेगा और जीतने के बाद कौन किस पार्टी का समर्थन करता है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत अभी जो है जल्दबाजी होगा, लेकिन खेल इतना रोचक और रोमांचक है कि कितने मोड़ आएंगे इसमें, ये सब कुछ आने वाले कल में दिखाई देने लगेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बागियों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जाते जाते शैलेंद्र जी, बीइंग एन इलेक्शन एक्सपर्ट, आप क्या मानते हैं जब भी किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो उसके बाद से कैसे एक उल्टी गिनती शुरू होती है और पॉलिटिकल पार्टीज, अब मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क का जमाना है, तो क्या पॉलिटिक्स भी एक स्मार्ट ट्रैक पर जाती है आपको नजर आ रही है? और जैसा कि आपने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि सोशल मीडिया और आईटी का बहुत इसमें इनपुट बड़ा है, तो पर्टिकुलरली आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या फ्यूचर का इलेक्शन इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, इस पर बेस्ड होगा? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपका स्टडी, क्या आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, ऑलरेडी चुनाव जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। इस बार हमने पहली बार चुनाव में देखा, हालांकि वो बहुत ही गलत साइड पे हमें वो चीज दिखी कि एआई का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, डीप फेक का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिस बहुत बड़ा इशू है। जल्दी केंद्र सरकार कानून भी लाने वाली है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा, डेटा एनालिसिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया चुनावों के टाइम, क्योंकि इससे चुनाव वोटिंग से पहले अपने को समझ आता है कि मुद्दे क्या हैं, किस तरफ हवा बह रही है, लोगों को क्या चाहिए, और उस हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज है। साथ ही सर्वेज और डेटा एनालिसिस से हमें ये निकल के आता है सामने कि लोग क्या चाहते हैं, तो हम सोशल मीडिया पे उसी तरह कंटेंट परोसते हैं। स्पेशली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट चलती है, उसका बहुत बड़ा मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में डेफिनेटली और बढ़ने ही वाली है। चलिए, आखिर में जाते जाते आप वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक पॉलिटिकल हेडमास्टर होने के नाते, एक इलेक्शन एक्सपर्ट होने के नाते और पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते? क्योंकि आपका मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि जो समझदार वोटर है, जो सूझबूझ वाला मतदाता है, वो जरूर उसको जो है ग्रहण करेगा और उसको आत्मसात भी करेगा। देखिए, मैंने जितने चुनाव देखे हैं और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि मतदाता को अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए, अपना विधायक चुनना चाहिए, अपना पार्षद चुनना चाहिए, अपना सांसद चुनना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी और विचारधारा के पीछे मतदाता ना भागे, इसी में मतदाता की भलाई। चलिए, बहुत बड़ी बात है, सोच समझ और वोट कर, और वोट ऐसी कर कि लोकतंत्र के इस महापर्व में करारी चोट कर। जो सच्चा है उसे सच्चा कहने की ताकत यदि मतदाता के पास है और मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो सही मायनों में लोकतंत्र की परिभाषा को परिपूर्णता भी मिल जाएगी। बहरहाल, यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की देश के जाने माने इलेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र सयाल जी से, जो कि हमें बता रहे थे कि हिंदुस्तान के दिल में पॉलिटिकल हवाएं किस दिशाओं में बह रही थी, मुद्दे कहां तैर रहे थे, और अब जब मतदान हो चुका है, बम्पर मतदान है, हालांकि 1.5% का ही इजाफा इसमें देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि पलड़ा किस दल का भारी है। क्या शिवराज आ रहे हैं या कमलनाथ आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है या भाजपा आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ हमें 3 दिसंबर की तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले एक सटीक विश्लेषण, एक पॉलिटिकल एनालिसिस हमने आप तक पहुंचाने की भरसक
कोशिशें की हैं। उम्मीद है आपको ये खास बातचीत और ये खास शो पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। एमपी न्यूज यानी चुनावी खबरें मतलब एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।